आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन 3.0 में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका किस तरीके से समाधान किया जाएगा, इसके बारे में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या खबर है, ये सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से। साथियों, समायोजन के तीसरे चरण का सभी अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से समायोजन किया है। कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों का समायोजन कर दिया गया बिना विकल्प लिए। कुछ जिलों में विकल्प लिए गए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकला, अपनी मर्जी के हिसाब से भी समायोजन किए गए। कुछ जिलों के अंदर आपका कनिष्ठ विद्यालय के सबसे कनिष्ठ अध्यापक का समायोजन जबरदस्ती बिना कोई भी ऑप्शन विकल्प लिए हुए कर दिया गया। इसका पुरजोर तरीके से शिक्षकों ने विरोध किया। हाल ही में देवरिया जिले के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई, जिसकी पहली सुनवाई 9 जनवरी को हुई और दूसरी सुनवाई आपका 13 जनवरी 2026 को मंगलवार के दिन हुई, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को अच्छे तरीके से फटकार लगाई और इनकी प्रक्रिया पर एक तरीके से स्टे दे दिया और बोला कि अभी आगे गतिमान कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, जैसे है वह वैसे ही बनी रहेगी। साथ ही याचियों को लाभ भी दे दिया गया। अब इसका इस तरीके से जो विरोध हो रहा है वहाँ पर अब इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो वही डैमेज कंट्रोल एक बार फिर से निकल कर आ रहा है। समायोजन 3.0 की गड़बड़ियों का जिला स्तर पर होगा समाधान। यह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दिया आश्वासन। जो एक शिक्षकों का संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उनको महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आश्वासन दिया है। साथियों, वैसे हम अपने चैनल पर किसी भी शिक्षक संगठन के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका सरकार के साथ थोड़ा अलग तरीके का सिस्टम है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को आरएसएस का ही एक संगठन माना जाता है, और चूंकि प्रदेश के अंदर इस समय भाजपा की सरकार है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जो लोगों का सरकार में बैठे हुए मंत्रियों और जितने भी लोग हैं नीति निर्धारक, उनके साथ थोड़ा संबंध संगठन वाइज है, क्योंकि भाजपा में भी आरएसएस के लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक तरीके से वो ही कंट्रोल करते हैं, और आरएसएस जो आरएसएम है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो भी इसी तरीके से है। और ये प्रदेश स्तर पर नहीं होके पूरा देश स्तर पर ये संगठन है, इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मिलकर स्तरीय विद्यालयों के शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन में जिला स्तर पर हुई गड़बड़ियों से अवगत कराया। महानिदेशक ने इस आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर समायोजन के लिए गठित समिति के माध्यम से आपत्ति लेकर समाधान किया जाएगा। मोनिका रानी जी जो कि महानिदेशक है, उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी और जो आपत्तियां होंगी उनको लिया जाएगा और उसके बाद उनकी समाधान किया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में बुधवार को गए पदाधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक के शिक्षकों को 100% प्रोन्नत वेतनमान मिलता है, किंतु वेतन बेसिक में केवल 20% शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान मिलता है। साथियों, बात कर लेते हैं प्रोन्नत वेतनमान क्या होता है। साथियों, 10 साल की लगातार सर्विस के बाद शिक्षकों को अगर किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको चयन वेतनमान दे दिया जाता है। इसके बाद लगातार उनको फिर से 15 साल अगर वो अपनी सर्विस का कंटिन्यू करते हैं और उनका उस समय पीरियड में भी कोई प्रमोशन नहीं होता है तो फिर उनको प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। या फिर अगर आपका प्राथमिक में सहायक अध्यापक से आपका प्रधानाध्यापक पद पर हो गया है और वहाँ पर कार्य करते हुए भी आपको 15 साल निकल गए हैं, तो भी आपको प्रोन्नत वेतनमान में के आप एलिजिबल हो जाएंगे। माध्यमिक में सभी अध्यापकों को दिया जाता है, लेकिन बेसिक में सिर्फ टोटल काउंट संख्या का 20% अध्यापकों को ही प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप प्रोन्नत वेतनमान के बारे में सही से समझ गए होंगे। महानिदेशक ने आश्वासन दिया कि उनका प्रयास रहेगा कि बेसिक में भी 100%
शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान मिले। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर है, चूँकि 20% मिलता है, 80% को मिलता ही नहीं है, तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का लॉस होता है। प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा तो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी ने जिलों में कंपोजिट ग्रांट से सिम रिचार्ज के नाम पर रुपए काटने में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सिम खरीदने रिचार्ज करने के नाम पर कंपोजिट ग्रांट से पैसा काट लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में 2500 से 4000 तक की कटौती की गई। सिम में रिचार्ज के नाम पर 2500 से 4000 तक की कटौती कर ली गई है। इसके साथ ही ऐसे विद्यालयों की कंपोजिट ग्रांट से भी कटौती कर ली गई है जहां विभाग द्वारा अभी तक सिम उपलब्ध कराया ही नहीं गया है। इस पर महानिदेशक ने समीक्षा के बाद जांच कराने की बात कही है। प्रतिनिधि मंडल विद्यालयों की संचालन अवधि एनईपी व आरटी मानकों के अनुसार करने। संचालन अवधि का मतलब है जो विद्यालय चल रहे हैं। लॉकडाउन से पहले कोरोना से पहले विद्यालय 5 घंटे चलते थे, चूँकि उसके बाद 6 घंटे कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की जो कोरोना में छुट्टी के वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ था, उस वजह से सरकार ने यह टाइम बढ़ा दिया गया। हाफ डे लीव देने व हर साल 31 EL एक जिले से दूसरे जिले में वरिष्ठता के आधार पर तबादले करने, हर साल जिले के अंदर तबादला करने के लिए स्थायी नीति बनाने, कक्षावार विषयवार शिक्षक नियुक्त करने, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, प्रतिकार अवकाश देने आदि मुद्दों को भी उठाया। साथियों, इसके अंदर 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो है आपका समायोजन 3.0 के जो भी जिलों में हुआ है, हेर फेर कर दिया गया है। वहाँ पर महानिदेशक ने जो मोनिका रानी जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस जिला स्तर पर एक कमेटी बनाकर और कमेटी के अंदर सामने प्रस्ताव लाए जाएंगे। जो भी जिसको भी समस्या होगी वो अपना आपत्ति देगा और उस हिसाब से फिर उनका समाधान किया जाएगा। दूसरा है बेसिक के अंदर 20% अध्यापकों को ही प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने 100% के लिए बोला है कि 100% कर दीजिए और महानिदेशक भी इस पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो कोशिश अवश्य करेंगी। इसके अलावा भी कुछ और समस्याएं हैं, जैसे EL हुआ 31 EL प्रतिकार, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा समायोजन 3.0 में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके बारे में। साथियों, हमने आपको बताया कि चूँकि ये ऐसा संगठन है जो कि सरकार के साथ काफ़ी नज़दीकी रखता है, इसलिए इनके द्वारा जो भी बोला जाता है उसका थोड़ा अलग ही प्रभाव पड़ता है। और उम्मीद करते हैं इसके बाद जो हमारा समायोजन के तीसरे चरण में गड़बड़ियाँ हुई हैं उनके बारे में सरकार और अधिकारी अवश्य सोचेंगे, क्योंकि विरोध अच्छे तरीके से हो चुका है। साथ ही कोर्ट द्वारा भी अच्छी खासी फटकार लगाई जा चुकी है, स्टे दे दिया गया है। तो अब इनके पास डैमेज कंट्रोल के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। अगर ये समस्याएं नहीं सुलझाई गई, और चूँकि अभी सिर्फ देवरिया ज़िले से ही एक याचिका थी, इसके बाद संभल, बलरामपुर और भी कई सारे ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी याचिकाएं दायर कर दी हैं, और संभवतः 19 जनवरी को होने वाली सुनवाई के अंदर उनकी याचिका भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जिस तरीके से अन्य अगर ज़िले भी उसमें ऐड होते जाएंगे तो फिर सरकार के सामने समस्याएं खड़ी होती जाएंगी, क्योंकि कोर्ट को लगेगा कि ये समस्या जो है पूरे प्रदेश के अंदर है, और फिर वहाँ पर एक अलग तरीके का डिसीजन दिया जा सकता है। हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया जाए। इसलिए सरकार और अधिकारी चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। साथियों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी कि समायोजन के जो गड़बड़ियाँ हैं उनका जिला स्तर पर समाधान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि समायोजन से संबंधित जो भी खबर आएगी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। पूर्ण सत्यता के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आज रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।